गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों को हमारी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो कल बेटा हम लोगों ने रोलिंग करी थी और ये बताया था कि इंक्लाइन प्लेन में जब रोलिंग होती है तो इसका एक्सेलरेशन, रोलिंग एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और इस सिंगल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जब ये रोलिंग होती है तो यहाँ पर फ्रिक्शन इधर पीछे लगता है, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। ये 0 रहता है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मूव करता नहीं है, तो देयरफॉर स्टिल फ्रिक्शन इज देयर। वी कैन कैलकुलेट, वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट तो ये पूरे हो गए थे। आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करीब 10-12 क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। तो सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा, और यहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। और ये रोल करता हुआ जा रहा है। देन कैलकुलेट रोलिंग एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कैलकुलेट करिए इसे। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। 1 मिनट में बताइए कि सिलेंडर का एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना होगा। तो g/3। फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला रोलिंग एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो g
sin 30 1 + 1/2। बेटा ये सिलेंडर है? इसके लिए k² / r² 1/2 होता है। तो g × 1/2/3/2। तो रोलिंग एक्सेलरेशन इज g/3। सपोज ये पहला क्वेश्चन था, इट इज वेरी इजी। और इसमें सिलेंडर के बदले में हम कुछ भी रख सकते हैं, रिंग रख सकते हैं, सॉलिड स्फीयर रख सकते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ अगर हॉलो या सॉलिड ना दिया हो तो सॉलिड मानेंगे ना? हाँ, अगर हॉलो या सॉलिड नहीं दिया है तो सॉलिड मानते हैं। ओके सर। अब सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री पर, और यहां पर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। और ये हाइट हमारे पास h है। तो हमें ये पता करना है कि तीन चीजें इसमें पता करनी है। सपोज म्यू इज इक्वल टू 1/√2 है। तो अगर इस सॉलिड स्फीयर को यहां रख देंगे तो ये क्या करेगा? व्हाट विल स्फीयर डू? रोलिंग, स्लिपिंग और नंबर 3 रोलिंग विथ स्लिपिंग। देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये हमने बताया था कि म्यू की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर ये रोल करता है तो फ्रिक्शन यहाँ कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इधर लगता है mg sin थीटा और यहां पर लगता है फ्रिक्शन। तो अगर हम एक्सेलरेशन के लिए लिखें तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, और टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो मैं जनरल करता हूं। सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो F × r बराबर
आई इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह आप ए बाई आर कर दीजिए पहले से, क्योंकि अगर रोलिंग हो रही है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी इसी से आती है, देखो कैसे आती है। पहले ए निकालते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू रखते हैं। तो एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और बराबर एम ए है तो इसको उधर ही ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, आई की जगह आप एम के स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम ए प्लस, एम ए क्यों आएगा भाई, ए तो चला गया तो खाली एम आएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम आई की जगह एम के स्क्वायर रख दें तो एम एम कट जाएगा, आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो कोई भी बॉडी हो, अब जैसे ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा जी, यहाँ पे साइन 60 है तो √3/2 और 1 + 2/5, तो 5/7 जी √3/2। तो 5√3 जी अपॉन 14, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये रोल कर रहा है और ये सब है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू है F इज इक्वल टू, आई की जगह वही रख दो एम के स्क्वायर, और अपॉन ये आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए तो जी साइन थीटा अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एम जी साइन थीटा और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फ्रिक्शन इतना तभी लगेगा जब यहां पर हो, तो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है म्यू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इज हियर एंड एम जी कॉस थीटा हियर। और ये वाला रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इससे ज्यादा हो, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर रोल करने के लिए हमारे पास ये म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो एम जी कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 + के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको म्यू की ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके रोलिंग के लिए रिक्वायर्ड म्यू निकाल लेता हूं। तो म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए tan थीटा, म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, और थीटा इज यहाँ 63 तो √3/2।
और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 2/5 और अपॉन 1 + 2/5। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू √3, 5 कट गया, 2/7। इससे ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन। अब इससे ज्यादा होना चाहिए और इतना है, तो ये कितना है और भाई ये कितना है देख लो। तो ये तो सिंपली 1/√2 है। तो अब इसको कंपेयर कैसे करें, चलो यहां कंपेयर कर देते हैं इस बॉक्स के अंदर और डिफरेंट कलर से कर देंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है 1/√2 और ये है √3 × 2/7। अब दोनों के या तो डिनोमिनेटर बराबर कर दो या न्यूमरेटर बराबर कर दो। तो ऐसा करो कि इसको 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। हाँ हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। नहीं आज हम आ नहीं पाएंगे, आज हम तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे करीब 4 साढ़े 4 तक। ऐसा है। फिर कल आएंगे, कल मेरी पूरी छुट्टी रहेगी। हम्म, हम्म। तो नीचे 7√2 हो गया और ऊपर आ गया है 2√6। तो देखो अब यहाँ पर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हमारे ख्याल से अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहो तो ये √49 हो जाएगा और इसको अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये √24 होगा। तो ये बड़ा है, ठीक है, यानी जितना फ्रिक्शन चाहिए था उतना है। तो ये रोलिंग करेगा। अगर म्यू की वैल्यू इस वैल्यू से कम आती है तो ये रोलिंग विद स्लिपिंग करता, ये रोलिंग विद स्लिपिंग करता और परफेक्ट रोलिंग ना होती, तब हमारे पास A बराबर R अल्फा ना लगता। इस इक्वेशन से A निकाल लेते, इस इक्वेशन से अल्फा निकाल लेते, तो A और अल्फा से ये चला करता है ना। और स्लिपिंग तब होगी जब ये परफेक्टली स्मूथ होगा, जब इसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये काफी ज्यादा कॉमन है। ये समझ गए तुम लोग कि नहीं समझ गए? ये थोड़ी सी समझ गए। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब मुझे देखना था, दो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, अगर स्फीयर को रोल करना है तो फ्रिक्शन इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए और इतना दिया हुआ था। तो बस हमने कंपेयर किया कि ये वैल्यू इस 1/√2 इससे ज्यादा है या कम है। जो ज्यादा आ रही थी इसका मतलब है ये परफेक्ट रोल करेगा, फ्रिक्शन जितना लगना था उतना लग जाएगा, इतना। अगर ये वाली वैल्यू इससे कम आ जाती तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता और तब ये रोल ना करता, एक्सेलरेशन इससे लगा लेते और अल्फा इससे निकाल लेते। ये स्लिपिंग कब करेगा, जब ये परफेक्ट स्मूथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा है और यहाँ पर एक रिंग है और सपोज ये हमारे पास ये हाइट h है। तो यहां से यहां तक आने में इसको
टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय रिंग टू रीच बॉटम। और नंबर 1 पहला है, केस है व्हेन inclined plane is smooth, और दूसरा है when inclined plane is sufficient rough। तो देखो, जब ये स्मूथ है तो रोलिंग होगी नहीं, स्लिपिंग होगी। और स्लिपिंग के साथ क्या है, इधर mg cos थीटा लगेगा जो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और ये mg sin थीटा लगेगा, और एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा। और यहाँ पे फिर चाहे रिंग हो चाहे स्फीयर हो, कुछ भी हो, स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन सबका जी साइन थीटा होगा। अच्छा, इसको गिरने के टाइम के लिए वही फॉर्मूला, s बराबर 1/2 AT स्क्वायर। तो ये s कितना होगा, h अपॉन साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो t बराबर 1 अपॉन साइन थीटा √2h अपॉन जी। ये हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी कर चुके हैं। सेकेंड, व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज सफिशिएंट रफ। सफिशिएंट रफ का मतलब है रोलिंग करने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना है, तो इसको कहते हैं रोलिंग, तब ये रोलिंग करेगा। तो फॉर्मूला फिर यही लगेगा, s बराबर हाफ AT स्क्वायर, लेकिन इस बार हम लोग s तो h अपॉन साइन थीटा लेंगे, और एक्सेलरेशन रोलिंग वाला लेंगे, और रोलिंग वाला होता है g साइन थीटा अपॉन 1+, अब ये रिंग है ना, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा 4h अपॉन जी अंडर रूट। तो ये स्लिपिंग वाला टाइम है, ये रोलिंग वाला टाइम है। तो रोलिंग वाला टाइम हमेशा कम ही ज्यादा ही आता है, क्योंकि रोलिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1+ समथिंग होता है, तो रोलिंग एक्सेलरेशन कम होता है। तो रोलिंग वाला टाइम हमेशा ज्यादा आता है। और कभी कभी क्या करते हैं कि कंपेयर करा देते हैं, कहते हैं कि रेशियो बताइए, क्या टाइम का रेशियो होगा अगर ये स्लिप करता हुआ आता है, अगर ये रोल करता हुआ आता है। तो रोलिंग और स्लिपिंग का यहाँ टाइम रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और h अपॉन जी कट जाएगा, ये √2 है और ये √4 है, तो √2, यानी रोल करके आने में टाइम इसको √2 ज्यादा लगेगा। ये 1/√2 होगा। अच्छा, ये रेशियो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होगा। रिंग के लिए ये आया और सिलेंडर के लिए कुछ आ जाएगा। हम सबके एक एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम्पल को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि जिस एग्जाम्पल में हमने रिंग ले रखा है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा पूछे तो सिलेंडर दे दे,
या सॉलिड स्फीयर दे दे तो बस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू बदल जाती है। यहाँ पर रेस भी करा दी जाती है, और रेस कराने से पहले हम जरा वेलोसिटी निकाल दें कि यहाँ आने पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो तब भी दो कंडीशन है, जब स्मूथ है या सफिशिएंट रफ है। तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला मेरे पास होगा, ये वही फिगर है, ये थीटा है, और यहाँ पे रिंग भी हम ले रहे हैं। तो पहले केस में जो वेलोसिटी आएगी, आप जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो 0 है और 2a और s की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू पहले केस में g साइन थीटा लेंगे, तो स्लिपिंग वाली वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 2g साइन थीटा इंटू h अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कट जाएगा, स्लिपिंग वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। और अगर ये रोल करके आती है तो वी आर स्क्वायर बराबर 2, और इस बार रोलिंग वाला एक्सेलरेशन ले लेंगे, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रिंग की जगह 1, रिंग के लिए ये 1 होता है, और h अपॉन साइन थीटा। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो रोलिंग वाली वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2gh, सॉरी अंडर रूट gh, रूट 2gh नहीं। तो दोनों तरह से हमने वेलोसिटी निकाल ली, और यहाँ पे भी कंपेयर कराया जा सकता है कि अगर स्लिप करके आए और रोल करके आए तो क्या रेशियो रहेगा। तो स्लिप करने में रूट 2gh और रोल करने में रूट 2gh, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 होगा। और देखिए वही चीज आ रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम आ रही है रोलिंग में, क्योंकि पार्ट ऑफ द पोर्शन रोलिंग में चला जाता है। वन थिंग मोर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एच हाइट से नीचे चलता है, और अगर हमने तो एक्सेलेरेशन निकाल के किया है, और हम लोग अगर चाहें तो दोनों ही केसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। अगर ये स्लिप करके आएगा तो तभी आएगा जब ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होगा, तो हम लगा देंगे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो v बराबर अंडर रूट 2gh, ये स्लिपिंग के केस में आ गया। और रोलिंग के केस में हाफ mv स्क्वायर बताया था, पूरा फॉर्मूला, ये रोल भी करेगा ना, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, रोलिंग वाली वेलोसिटी। और रिंग के लिए ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग इज रूट gh। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप एनर्जी कंजर्वेशन करके लगाइए और चाहे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s करके लगाइए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इसमें आपको ऐसे दो बिल्कुल आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन दे देते हैं, या मान लो एक ही इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर मैंने कई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। कौन कौन से रखे हैं, जैसे रिंग रख दिया है, और दूसरे नंबर पे एक सॉलिड सिलेंडर रख दिया है, सॉलिड सिलेंडर, और ये दोनों नीचे आ रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, सेम हाइट से इनको गिरना है। तो कहते हैं कौन पहले पहुंचेगा और कौन नीचे पहुंचने पर किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी।
तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि हमें दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन पहले पहुंचेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आप एक्सेलरेशन देख लो। अब मान लो ये स्लिप करके आता है, तो अगर स्लिप करके आता है, हमारे पास फॉर्मूला यही है, टाइम बराबर है 1/sin θ √2h/a। यही फॉर्मूला आया था अगर हम वैल्यू वैल्यू ना रखें तो। h/sin θ, ये 2 चला गया और a आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सेलेरेशन में अगर मान लीजिए ये दोनों स्लिप करके आ रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन g sin θ होगा। वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो, v बराबर होता है √2gh। तो अगर ये स्लिप करके आ रहे हैं तो दोनों के लिए a एक्सेलेरेशन g sin θ है, तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, दोनों की स्पीड भी सेम होगी। लेकिन अगर ये रोल करके आ रहे हैं तो a बराबर क्या होता है, यहाँ g हटा दें, अंडर जी कर दिया, ये जी कर दिया। तो a बराबर तब होता है g sin θ अपॉन 1+k² अपॉन r²। और रिंग के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू 1 होती है। ये रिंग के लिए भी होती है और हॉलो सिलेंडर के लिए भी होती है। और ये वैल्यू 2 होती है डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो हम सबके लिए लिख देते हैं 1/2, 2/3 और 2/5। तो ये है रिंग के लिए या हॉलो सिलेंडर के लिए। आप लोग चैट में आंसर सही दे रहे हैं। और ये है हॉलो स्फीयर के लिए, ये है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो इसकी जरा वैल्यू देख लें, ये 1 है, 1.0, और ये है 0.5, और ये 0.67, और ये है 0.4। तो सबसे कम k² अपॉन r² सॉलिड स्फीयर के लिए है और सबसे ज्यादा रिंग के लिए। तो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, इसका एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। अगर हम अरेंज ऑर्डर में करें तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा तुम्हारे पास डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए। और फिर उससे कम ये है पॉइंट, नहीं ये हमने, हाँ, फिर उससे उससे ज्यादा ये वैल्यू है तो उससे कम हो जाएगा मेरे पास हॉलो स्फीयर के लिए। और रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो सॉलिड सिलेंडर पहले पहुंचेगा, इसको टाइम कम लगेगा और इसकी स्पीड भी यहाँ पर ज्यादा होगी। अब अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं नीचे पहुंचने पर उनकी टाइम्स का रेशियो निकालो और उनकी वेलोसिटीज का रेशियो निकालो, तो निकालना जानते हैं, कैलकुलेट करके हम आसानी से ये रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मेन कॉमन टाइप के रोलिंग के क्वेश्चंस रहते हैं।
जिसको कि हम लोगों ने इसको किया। और रोलिंग में मैं आपको बताऊं कि कोई बहुत कठिन रोलिंग नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सिंपल रोलिंग के क्वेश्चंस आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल ही आते हैं, और बहुत कठिन क्वेश्चंस इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत कठिन होता है, और मेडिकल वाले एस्पिरेंट्स में इसको बहुत हल्के लेवल पे पढ़ाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में अच्छी तरीके से हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं। राजीव, वेरी गुड, आप सही कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कौन पहले रोल करना शुरू करेगा, तो ये क्वेश्चन शायद मैं कल करा चुका हूं, बताइए। ये क्वेश्चन तो हम करा चुके थे ना, कि जैसे एक रफ सरफेस पर एक दो चीजों को रख दिया गया है, तो कौन जल्दी रोल करना शुरू करेगा। यस सर, कराए थे। हाँ, ये हम कल कराए थे, तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, नहीं तुम लोग डर जाओगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर टॉप लिंक भी बता दीजिएगा। टॉपलिंग भी बता रहे हैं? यस सर। कोर्स में तो नहीं है बेटा। सर लेकिन एनसीईआरटी में टॉपलिंग तो नहीं है। इसीलिए नहीं बताया था हमने, चलो बता देंगे। सर टॉपलिंग, अनसॉल्व क्वेश्चंस पूछते हैं तो फंस जाते हैं। हाँ अनसॉल्व के क्वेश्चन फंस जाते हैं। देखो बेटा, अनसॉल्व में क्या है बताएं आपको, कि जो अनसॉल्व लिखे गए हैं वो 30 इयर्स 40 इयर्स तक के लिखे गए हैं, है ना। अब जो 40 इयर्स के पहले का क्वेश्चन है, उस समय का सिनेरियो ही दूसरा था। मेरे ख्याल से तुम लोगों में से कोई उस समय तक इस धरती पर भी नहीं होगा, 40 इयर्स पहले जो क्वेश्चन आया होगा सीपीएमटी में या नीट में। अब मान लो ये जो पेपर तुम्हारा बोर्ड वाला ये चल रहा है, नीट, नीट से पहले इसका नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल प्री डेंटल इंटर कॉलेज, और उसके पहले इसका नाम था CBSE, और वो शुरू हुआ था करीब 1973 से, है ना। तो अनसॉल्व में तो 73 74 का भी क्वेश्चन रखा होगा, 92 का भी रखा होगा। तो उस समय ना तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी बहुत कम प्रचलित में थी, तो वो क्वेश्चंस आज के कॉन्टेक्स्ट में उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टॉपलिंग का आइडिया होना चाहिए। हम अभी बताते हैं टॉपलिंग। सर हाँ HCV करें या नहीं? देखो, मैं HCV की बुक और HC वर्मा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपटीशन का एस्पिरेंट, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो या जेई की कर रहा हो, उसे HCV करनी चाहिए, क्योंकि HCV एक इतनी प्रिनॉन्ड बुक्स है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स के पास, मोस्ट ऑफ द पेपर मेकर्स के पास रहती है, और उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। एज ए नीट एस्पिरेंट तुम लोग अगर चाहो तो जो HCV के ऑब्जेक्टिव हैं वो कर डालो। सब्जेक्टिव तो जेई एडवांस वगैरह के लिए लोग बताते हैं कठिन होंगे या होंगे, हालांकि उसमें भी बाद वाले ही हैं, शुरू वाले किए जा सकते हैं, लेकिन HCV पूरी ऑब्जेक्टिव वाली जो है, एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, वो आप लोगों को कर डालनी चाहिए। ओके सर। मेरा सीधा सा फंडा ये है। अब देखो, ये एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे रखा हुआ है।
अब हम इसको क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर देते हैं। फ्रिक्शन देयर, ये स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है। और सपोज कर लो हमने ये फोर्स लगा दिया F, ये फोर्स लगाया, यहां से H हाइट पर, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, और ये हमने फोर्स F लगा दिया। सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। सर हाँ, सर जेई एडवांस का एग्जाम डेट तो 3 जुलाई क्लियर हो गया, हम लोग का कब तक होगा? उसके करीब 15 दिन के बाद हो जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, लेकिन सर जनरल एडवांस सर वो जनरल लेकिन नीट एडवांस के पहले ही होता है यस सर, रेंडर। हाँ एडवांस नीट से पहले। एडवांस के पहले होता है। यस Yes, सर सर, थर्ड एडवांस का ईयर। निकला 3 जुलाई। तब तो जून के सेकंड वीक में हो जाना चाहिए। तुम लोगों का कोर्स तो सही चल रहा है ना? सर रिवीजन भी तो करना है ना। हम्म। सर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा अब है ना। चलो स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, है ना? यस सर। वैसे नीट का एग्जाम जुलाई के सेकंड वीक में ही प्रपोज्ड है, डेट आ जाएगी अभी 1-2 दिन में। हाँ सर, एडवांस की जैसे आई है वैसे ही नहीं नहीं, देखिए। असल में नीट कराने वाले और सर अभी तो काउंसलिंग ही नहीं कंप्लीट हुई है, बस एक ही राउंड हुआ है। हाँ वो भी है, नीट कराने वाले और जेई मेंस कराने वाली बॉडी एक है। जेई एडवांस की डेट वो आईटी के प्रोफेसर डिसाइड करते हैं, उससे उतनी गेस नहीं होगा। चलो अब ये बताओ कि हमारे पास ये फोर्स हमने एफ ऐसे लगा दिया है, ठीक है? तो हम इसको कितनी हाइट पर लगाएं कि ये रोल करे? फाइंड एच सो दैट, या चलो रोलिंग एक्सेलेरेशन निकाल लो, रोलिंग एक्सेलेरेशन निकाल लो। फाइंड रोलिंग एक्सेलेरेशन। फाइंड रोलिंग एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो देखो जब इधर से खींचोगे ना तो हमारे पास फ्रिक्शन इधर लगना शुरू होगा। ये जो कर देता है वो गड़बड़ कर जाता है। हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, कैसे करेंगे इसको समझ लो। जब फोर्स तुमने यहां लगाया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ लगा हुआ है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब F/m, क्योंकि यहां से लगने वाला mg और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों तो बैलेंस है, और ये F लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/m हो गया, ठीक है? अल्फा देख लो, ये इसके अबाउट घुमा भी रहा है, टॉर्क भी दे रहा है, तो टॉर्क हो जाएगा F इंटू H, और
बराबर आई। अब ये सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ mr स्क्वायर इंटू एल्फा, तो एल्फा बराबर हो जाएगा 2fh अपॉन mr स्क्वायर। तो अगर हम इसका एक्सेलेरेशन देखेंगे, एक्सेलेरेशन फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके मोशन पे डिपेंड करती है। तो सपोज देयर वॉन्ट बी एनी फ्रिक्शन, तो मेरे पास इधर वाला एक्सेलरेशन है F/m और इधर वाला एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है R अल्फा, तो दैट इज 2fh अपॉन mr। टू FH अपॉन mr। अब अगर इधर वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और अगर इधर वाला 2fh/mr ज्यादा है तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन इधर लगेगा। दैट्स द मेन थिंग। तो यहां पर डिपेंड करेगा कि h की वैल्यू कितनी है। अब तुम अगर चाहते हो कि F/m ग्रेटर देन 2fh/mr हो तो m ये काट दीजिए, तो h की वैल्यू लेस देन r/2 होनी चाहिए। तो ये सेंटर है और यहां तक रेडियस है। अगर तुमने फोर्स यहां पे लगाया तो ये ज्यादा हो जाएगा, तब फ्रिक्शन आगे लगेगा। r/2 से नीचे लगाया तो ये कम हो जाएगा, तब ये कम हो जाएगा, तब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इस तरीके से इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। तो यहां पर h की एक हम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दिस इज r/4 है, तो ठीक है ये r/4 है तो h की जगह r/4 रख दीजिए, तो ये FH/2m ये कम है तो इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा। दैट्स ऑल, बस यही इसका रोल था फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने में। अब ये रोल करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा, इसको हम पहले की तरीके से निकालेंगे। अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F और फ्रिक्शन, तो F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और दूसरा टॉर्क इक्वेशन बनाइए तो दो टॉर्क भी लग रहे हैं, F इंटू r/4, h की वैल्यू r/4 है, तो F इंटू r/4, और ये ऐसे घुमा रहा है, फ्रिक्शन भी ऐसे ही घुमा रहा है, तो माइनस फ्रिक्शन इंटू ये डिस्टेंस तो r है, इंटू r बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी 1/2 mr स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की जगह यहाँ अल्फा होता है तो हमेशा हम इसको a/r लिख देते हैं, क्योंकि रोलिंग के लिए हमेशा हमारे पास a बराबर r अल्फा चलता है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन कितना चाहिए वो भी निकाल सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ r तो कट जाएगा, पहली बार ये पूरा r कट जाएगा इससे, ये F/4 और ये माइनस F बचा है तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। F माइनस F/4 यानी 3F/4 इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं, F माइनस F/4 किया, F से F कैंसिल हो गया, और ma माइनस ma/2, तो ये ma/2, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 3F/2m।
और हमें फ्रिक्शन कितना मिलेगा, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन इससे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, ए की वैल्यू रख करके। तो फ्रिक्शन आ रहा है F/4 माइनस M/2, F को उधर ले गए और इंटू ए, तो 3F/2m, 3F/2m। तो m से m कट गया, F माइनस 3F/4 आ रहा है, F/4 माइनस 3F/4। हाँ, मुझसे एक गड़बड़ हुई है, सॉरी, सॉल्विंग में एक गड़बड़ हुई है। ये सॉल्विंग में क्या, इक्वेशन बनाने में, ये जो फ्रिक्शन और फोर्स के टॉर्क एक ही हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इन लोगों को माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। ये गड़बड़ हो गई थी मुझसे, सॉरी। दोनों टॉर्क सेम रोटेशन में घुमा रहे हैं, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये F आएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 5F/4, F और F/4 जुड़ गया, तो F प्लस F/4, हाँ, 5F/4 इज इक्वल टू 3/2 ma। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 5F/6m। और अगर फ्रिक्शन निकालेंगे तो ये फ्रिक्शन है F माइनस 5/6F, यानी F/6। अब समस्या ये उठता है, फिर वही चीज, फ्रिक्शन इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, μmg, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए F/6 के। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू F/6mg से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू 6F/6mg से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से रोलिंग के कुछ कठिन क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो एग्जाम्पलर में है, उसको कर लीजिएगा। हाँ, ये जनरल फॉर्मूला है ना? नहीं, ये जनरल नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए। अच्छा, ओके सर। अगर ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा तो ये आई बदल जाएगा। मेथड हमारा जनरल है कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करके रोलिंग एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से म्यू की वैल्यू करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। ये सरफेस है और इस बार ये सॉलिड स्फीयर ले लिया है, और सॉलिड स्फीयर पे हमने ये यहाँ पे फोर्स लगाया है F, और म्यू की वैल्यू दी है मैंने 0.5, म्यू की वैल्यू 0.5 है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, फाइंड दी मैक्सिमम, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that it rolls। ठीक है,
अब सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस r है, तो वही काम करते हैं, ये वाली डिस्टेंस भी हम वही देंगे, r/4 ही देंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारे पास यहाँ पे सर ये फ्रिक्शन हमेशा r/4 ही आएगा? है। नहीं, मैंने लगाया वहीं पर है, ये तो तुम्हारी मर्जी पर है। क्वेश्चन में ये r/6 दे सकता है, r/2 दे सकता है ना। यस। तो मैंने यहाँ लगाया, तो मैं डिसाइड कैसे कैसे करूंगा ये देखो। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो आगे की ओर होगा, क्योंकि फोर्स आगे की ओर लगा है। यहाँ पर mg और नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की ओर इधर हो गया F/m। और इसका टॉर्क कितना बना, टॉर्क वही बनेगा F इंटू r/4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे तो F r/4, और इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr²। तो ये मेरे पास अल्फा आ गया। तो अब मेरे पास ये क्या बना, ये 5 ऊपर चला गया, इधर वाला मैं r अल्फा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्फा ये है। तो F, एक r से एक r कट गया, और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r भी कट गया, तो 5f/2m आया, 5f/2m आया, 5f, ये 4 भी है नीचे, हाँ, तो 8m आया। ठीक, 5 ऊपर, f ऊपर, m नीचे, और ये 4 दूनी 8, 8m। ठीक, ये आ गया। तो 5f/8m और ये 8f/8m है, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, तो इधर ये फ्रिक्शन लगा। अब आप नॉर्मल तरीके से इक्वेशन बनाइए, एक्सेलरेशन के लिए बनाइए F माइनस F बराबर ma। टॉर्क इक्वेशन बनाइए F इंटू r/4 प्लस F इंटू r बराबर अब 2/5 mr², और अल्फा की जगह a/r, क्योंकि मुझे रोलिंग करानी है, तो ये r से r सब कट गया ये। तो दूसरी इक्वेशन बनी F/4 प्लस F बराबर 2/5 ma। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये टॉर्क इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, दोनों को जोड़ दिया तो 5f/4 इज इक्वल टू, बस दिस टाइम्स ma और 2/5 ma, तो यानी 7/5 ma आ गया। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई a इज इक्वल टू 25/28 F/m, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, इससे निकालो फ्रिक्शन बराबर F माइनस ma, और a ये दिया हुआ है, तो 25/28 F/m। तो m से m तो कट जाएगा क्योंकि m है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3/28 F। अब यहां पर असली क्वेश्चन आएगा, ये रोल करे उसके लिए क्या जरूरी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज 0.5। तो 0.5 mg must be greater than or equal to 3/28 F। Therefore F must be less than 14/3 mg। फोर्स की वैल्यू दे करके लिमिटिंग फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकलवाई जा सकती है कि ये कितना होना चाहिए, बट जनरली फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, लोहे के स्फीयर को जमीन पे चला रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू तक ही ये करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर रोल करे
तो F की वैल्यू 14/3 mg से कम होनी चाहिए, अदरवाइज ये रोलिंग के साथ स्लिपिंग भी करेगा। तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आए भी हैं पहले एम्स में, और साथ में एग्जाम्पलर में भी दिए हैं, तो वो मैंने किए। और थोड़ा सा आईफोन टू एवरीवन, टॉपलिंग अब आता नहीं है, बिल्कुल सही वही मैं कह रहा था, लेकिन चूंकि बच्चों की डिमांड सराखों पर, तो थोड़ा बहुत मैं टॉपलिंग का आइडिया जरूर बताऊंगा। और ये जो कह रहे हो कि सर बड़ी लेंथी क्वेश्चन है, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम तो बेटा लगता ही है, और ये क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के 8-10 क्वेश्चन करके पहले से बैठे हो तो वर्किंग फास्ट हो जाती है। इनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। पेपर में भाई देखो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर में तुम्हें नीट के ऐसे मिल जाएंगे जिनका तुम्हें आंसर तक याद होगा, तो वो फटाफट कर लेना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी लगभग पूरी और केमिस्ट्री लगभग 2/3, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वगैरह। फिजिकल छोड़ दो तो किसी में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होते हैं, और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब पक्की करके ज्यादा सोचने में टाइम ना लगे, वो बचा हुआ टाइम फिजिक्स को मिलता है, तो आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और दूसरे फिजिक्स में भी आपको 50 में करीब 10-5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे, 5 तो डेफिनेट मिलते हैं जिनका आंसर तक याद रहता है। 10 क्वेश्चन करीब आजकल थ्योरी के पूछते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है। 10-12 क्वेश्चन करीब डायरेक्ट फॉर्मूले के पूछते हैं, वो फटाफट निकाल लीजिए। और फिर बचा हुआ टाइम जो है उसमें ये लेंथी रहता है। लेकिन उसमें भी ये करना चाहिए कि अगर इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन है तो उसे आप बाद में अटेम्प्ट करें। और बाद में अटेम्प्ट करने का सिग्निफिकेंस कब बनेगा, जब पहले वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जल्दी जल्दी कर रहे हो। अब थोड़ा सा टॉपलिंग का आइडिया दे दें, हालांकि अब आता नहीं है। टॉपलिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, और यहां पर एक हम सिलेंडर बना देते हैं, ये सिलेंडर की हाइट हम h मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं। अब देखो जो हम लोगों का क्राइटेरिया है, ये इसका सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है, ये इधर mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये रखा हुआ है। अब मान लीजिए हमने इस पर एक फोर्स लगाया, ये हमने एक फोर्स लगाया F, तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर स्मूथ है तब ये कर जाएगा, अगर ये रफ है तो ये नहीं करेगा। तो मान लीजिए रफ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगने लगा, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी F के बराबर ही हो जाती है, क्योंकि ये रोकना है इसको। लेकिन इस सिचुएशन में अगर ये पार्टिकल नहीं है तो एक खास चीज हो जाती है, जैसा कि अपने तुमने पढ़ा है। ये जो मेरे पास mg है, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा, और फोर्स तुमने यहां लगा रखा है। अगर हम इसके अबाउट टॉर्क देखें तो फोर्स और mg तो टॉर्क नहीं देंगे, और नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगाओगे तो भी नहीं देगा, लेकिन फ्रिक्शन टॉर्क देगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? F × H।
F इंटू एच बाई 2 इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसको ऐसे लुढ़क जाना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा बहुत फोर्स लगाओ तो ये टॉपल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एन इधर शिफ्ट कर जाता है, ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट कर जाता है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन आपकी वैल्यू नहीं बदल सकता, उसको mg को बैलेंस करना है, mg तो शिफ्ट कर गया वो x। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग आ गई। कितनी आ गई? F इंटू एच अपॉन 2mg, और F की वैल्यू इस F के बराबर है F इंटू एच अपॉन 2mg। इतना ये शिफ्ट कर गया। अब अगर इस फोर्स को तुम बढ़ाते हो, अगर इस फोर्स को तुम बढ़ाते हो तो ये शिफ्टिंग भी बढ़ती चली जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन धीरे 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 यहां तक आता चला जाएगा। इसके आगे जा ही नहीं सकता है क्योंकि आगे सरफेस ही नहीं है, सिलेंडर यहाँ खत्म हो रहा है। तो F की किस वैल्यू तक, अगर F यहां लगा हुआ है तो F की किस वैल्यू तक ये टॉपल नहीं करेगा? जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो करके यहां तक नहीं आ जाता। तो सपोज नॉर्मल रिएक्शन यहां आ गया, इस जगह पे, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तो F की वैल्यू कितनी है? तब ये F की वैल्यू है, शिफ्टिंग तो R के बराबर हो गई क्योंकि इसकी रेडियस R है, F इंटू एच अपॉन 2mg। तो F बराबर हो जाएगा 2mgr अपॉन एच। अगर फोर्स इतना लगा दिया जाए तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से बढ़ेगा, और अगर फोर्स की वैल्यू इससे भी ज्यादा कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन और जा नहीं सकता आगे, तो ये टॉपल कर जाएगा, ये टॉपल कर जाएगा। ये टॉपलिंग की कंडीशन होती है। यहाँ पे एक चीज और भी होती है, फ्रिक्शन को मैंने मान रखा है कि सफिशिएंट है। अब अगर मान लीजिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तुम्हारा म्यू बराबर 0.5 या 1/2 है, तो स्लिप करने के लिए अब यहां पर ये F की वैल्यू 2mgr है, R/h है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तुम्हारे पास FL बराबर 1/2 mg। अब अगर आप चाहते हो कि टॉपल करे, ये टॉपल करे, तो उस सिचुएशन में मेरे पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा इसके बराबर होना है ना। तो 2mgr/h must be less than or equal to mg/2। तो mg से mg कट गया और उस केस में मेरे पास r must be लेस देन और इक्वल टू h/2 होना चाहिए। ये h की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 सर। h/4 होना चाहिए। तो h की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4r होना चाहिए। तो टॉपलिंग का मेन फंडा यही है, और उसमें तरह तरह से कंडीशन लगा करके पूछना शुरू कर देते हैं। डोंट वरी, अब आता नहीं है फिर भी। तो एक शीट हमने करी है, चलो उसमें टॉपलिंग वाले भी क्वेश्चंस हम
तुम लोगों को भेज देंगे और अब सर कल के टेस्ट की तैयारी करिए। फिजिक्स ये- पढ़ने का हाँ सर फिजिक्स पढ़ने का कोई बेस्ट मेथड बताइए। बेस्ट मेथड यस सर। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व, सर जो थोड़े से टफ हो जाते हैं वो होते ही नहीं है। सर दिक्कत ये है कि कंसेप्ट तो आ जाता है, मतलब मेन फार्मूले जब एग्जाम में होता है तो उस समय नहीं क्लियर, मतलब वो क्लियर कट होता है, बस यही लगा दीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। यस सर। ये जैसे कोई चीज होती है कि मतलब इसे डिराइव करके निकाल लीजिए, ठीक है निकल आता है, लेकिन जैसे टू दी पॉइंट एग्जैक्ट है, मतलब होता है कि केवल ये फार्मूला लगाइए तुरंत आंसर आ जाता है, यही नहीं क्लिक करता उस समय बस। इसके लिए बेटा 2 ही 3 तरीके हैं बेस्ट, कि नंबर एक आप काफी बढ़िया ज्यादा क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप करिए, तो और सोच के करिए। हम लोग करते क्या है ना, ये जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम टीचर्स भी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाने लगते हैं कि इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आएंगे, इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। होना ये चाहिए कि कम से कम कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद जब हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि ये होता है, ये होता है, ये फ्रिक्शन होता है, तो कम से कम हम लोगों को 10 नए क्वेश्चन जो हमने पहले ना किए हों और बिना किसी से पूछे हुए उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, और तब हमारी अप्रोच डेवलप होती है। हम सर लोगों होता के ही नहीं साथ है क्या तो है, होता नहीं है नहीं, ये करने बहुत का। ही कड़वा सच बता रहे हैं बेटा हम, और इसमें सिर्फ स्टूडेंट की बुराई नहीं है, हम टीचरों की भी बुराई है। हम लोग जनरली मामले को सरल करने के लिए क्या करते हैं, चैप्टर लिया, उसके फॉर्मूले डिराइव किए, बताए, ये सब किया, और उसके बाद ग्रेडेशन कर देते हैं कि ऐसे 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा केस 1 है तो ये हो जाएगा, केस 2 है तो ये हो जाएगा, बता दिया। अब आपने उठाई अनसॉल्व, आपको बड़ा मजा आया क्योंकि जितने क्वेश्चन आ चुके थे वो हमारे देखे हुए हैं, सबके हिंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, कुछ के डायरेक्ट फॉर्मूले आ गए हैं, तो वो फटाफट हो जाते हैं। लेकिन जब वही नया क्वेश्चन आता है तो हम उसको नहीं सोच पाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, यस सर। यही तो प्रॉब्लम है। बताओ ने पकड़ा है कि नहीं सर पकड़ा? सर क्वेश्चंस होने लगता है फिजिक्स के तो लगता है कि इजी था इसीलिए हो गया, टफ क्वेश्चन हमसे कहाँ होगा। नहीं नहीं, वो तो साइकोलॉजी है कि हमें फिजिक्स आती नहीं है, जो हमसे हो जाएगा वो इजी है, तब हमें आते ही नहीं है। वो तो धीरे धीरे साइकोलॉजी हटेगी। लेकिन जो मेन दिक्कत हमने देखी है, एक स्टूडेंट ने पढ़ा, उसके पास 10-12 फार्मूले हो गए जो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स हैं, उसे शीट मिली, इसमें ये लगेगा, उसमें वो लगेगा, ये ऐसे हो जाएगा, उसके दिमाग को कुछ भी ब्रेन मिला ही नहीं, कुछ खुराक। यस सर। इसका तरीका ये है कि आप कुछ नए क्वेश्चंस ले लें जो टफ ना हो भले ही, लेकिन उनको आप अपने मन से करें, और जब उसको आप अपने मन से सोच के करेंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी शुरू में होती है, देर भी लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन फिर वो क्लिक करने लगता है, जैसे हम लोगों को क्लिक कर जाता है ये ऐसे हो। लेकिन सर मिलेगा कहाँ नया क्वेश्चन, हम लोग तो वही नहीं, आंसर आप इंटरेस्ट लो, बना के हम भेज देंगे, आप हाँ सर इंटरेस्ट प्लीज लो। भेज दीजिएगा। बिल्कुल आप अगर बनाइए तो सर हम तो ये चाहते हैं कि हमें मतलब कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पर डे किसी भी एक टॉपिक से लगाएं जिसे हम न जानते हो, क्योंकि एग्जाम में तो हमें पेपर ऐसा मिलता हमें क्या पता कि किस टाइप का है, नहीं नहीं, नया होगा। कंसेप्ट आप जानते हो, वो क्वेश्चन आपके लगाए हुए ना हो। हाँ कंसेप्ट तो जानते रहे, हाँ, नया नहीं हो। तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आप वो ट्रेडिशनल ना हो कि ऐसा होता है तो ऐसे कर दिया, है ना। तो अगर आप कहें तो हम हर चैप्टर के 10-15 आपको भेजने शुरू कर दें। यस सर प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ, कोई पढ़ने को तो तैयार हो बेटा, हम तो तैयार है कि फिजिक्स कराओ, करो कायदे से। यस सर। ठीक है, हम भेजेंगे तुम लोगों ओके सर, थैंक यू को। सर। ओके बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।